गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अपन ने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को किस तरह से बनाया जा सकता है। अपन ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण है वो क्या है। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के रासायनिक गुण। अल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे उनकी, जब रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। देखो हमने देखा कि जब अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर की, सबसे पहले अपन अल्कोहल के जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिडिक नेचर। फर्स्ट अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करते हैं अपन। अल्कोहल देखो हमसे एग्जाम के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एसिडिक नेचर से पूछा जाता है, अम्लीय प्रकृति से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हमें पता होना चाहिए बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेशन का, आइसोलेशन का, और उनको सेपरेट करना अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अल्कोहल से पूछा जाता है या एमीन से पूछा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछता है वो कि आप वो रिएक्शंस बताइए जिनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को पृथक करने की विधियां बताइए, उनको किस तरह से विभेद किया जा सकता है, उनमें अंतर किया जा सकता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके अंदर टर्सरी अल्कोहल है। सेम इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप वो रिएक्शंस लिखिए जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग कर सकें, या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए आप जिनसे हम 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को, 3 डिग्री अल्कोहल को जो अलग करती हो, जो तीनों को आइसोलेट करती हो, जो तीनों में अंतर कर सकती हो, ऐसी रिएक्शंस आप दीजिए। ऐसे ही वो एमीन के अंदर एमीन की वो विधि पूछता है जिनसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स को अलग कर सकते हैं। इसी तरह से वो एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन पूछता है। चाहे वो क्वेश्चन पूछे कि फिनोल की जो एसिडिक नेचर है वो अल्कोहल से ज़्यादा है क्यों, चाहे वो क्वेश्चन पूछे कि जो एसिडिक नेचर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनोल से ज़्यादा होती है, चाहे वो क्वेश्चन पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपन अलग अलग लेते हैं, उनके अंदर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो उसका जो इफेक्ट है उनकी अम्लीय प्रकृति पर वो क्या होता है, वो उनको अरेंज करवाए कंपाउंड्स को अलग अलग डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ोगे यूनिट तो उसके अंदर आपको मिलेगा। चाहे वहाँ से वो क्वेश्चन पूछे, उस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस पे इसी एंगल से ध्यान देना और पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूनिट्स का आपके ऊपर कोई बाउंडेशन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा आपको ये इससे बाहर सोचना पड़ेगा। आपको जो क्वेश्चंस हैं या जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपको पेपर्स जो थे वो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी के पेपर हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सेंड किए हैं, उनको आप देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि किस यूनिट से क्या क्वेश्चन आ रहा है। आने वाले टाइम में आपका यूनिट सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा ये बात की चीज़ें हैं, लेकिन आपको फिलहाल जो अपनी प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर को जब अपन देखते हैं तो अपन ये देखते हैं कि जो अल्कोहल है उनकी जो एसिडिक नेचर है वो अल्कोहल की फिनोल से, जो एरोमेटिक अल्कोहल है उससे कम होती है।
और सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। एसिडिक नेचर के अंदर जब मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर कराया था, यूनिट फर्स्ट कराई थी, तो उसके अंदर जो इंटरमीडिएट्स थे, कार्बेनाइन था या कार्बेनाइन, उनका जो एप्लीकेशन पोर्शन था उसमें मैंने बताया था कार्बोकेटाइन के लिए कि किस तरह से कार्बोकेटाइन या कार्बोकेनाइन किस तरह से उनकी स्टेबिलिटी को अपन देख के किसी भी कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अपन देखते हैं जब इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो ये इस तरह से आयंस देते हैं। ये एल्कोक्साइड आयन है प्लस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H3O प्लस, और जब अपन इसको लेते हैं जलीय विलयन के अंदर एरोमेटिक एल्कोहल को, ये एल्कोहल है एल्फेटिक एल्कोहल है, और ये फिनोल है अपना। इसको अपन एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो RO- C6H5O- फिनोक्साइड आयन H3O प्लस, इसके अंदर अपन लेंगे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं COOH H2O में तो ये O- H3O प्लस। तो ये जो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होती है ये डिपेंड करेगी इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे जो आयन हमें मिल रहा है वो एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड, इसको एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। ये यहाँ पे फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन, और ये यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन। देखो स्टूडेंट्स, फिनोक्साइड आयन, अब इसकी स्टेबिलिटी, ये जो इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो आयन बन रहा है उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है, इस पर डिपेंड करेगा H प्लस का एक्वस सॉल्यूशन में H3O प्लस के रूप में मिलना। अगर ये रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होती है, इट मींस इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसका स्थायित्व कम है, तो ये दोबारा से ROH बना लेगा, रिवर्स रिएक्शन होगी और ये स्टेबल कम रहेगा और इस फॉर्म में आ जाएगा वापस से ये। तो ये डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, और इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज है उस पर। अब ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और माइनस चार्ज जितना कम होगा उतना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यदि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जो इस माइनस चार्ज को कम कर दे, वो तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और यदि कोई ऐसा ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप, और जब ऐसा कोई ग्रुप होता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है जिसका माइनस आई प्रभाव होता है, तो वो इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा, और यदि ऐसा ग्रुप को यहाँ पे जोड़ दिया जाए जिसका प्रभाव प्लस आई होता है तो वो इसके स्थायित्व को कम करेगा। वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, और माइनस चार्ज बढ़ने से उसका स्थायित्व जो है वो कम होगा। ओके, तो और वो इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इसका प्लस आई इफेक्ट है, और ये ऑक्सीजन पर जो माइनस है उसको कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है। ऐसा होने से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वो जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, जिससे इसकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि फिनोक्साइड के केस में फिनोल जो है, फिनोल में जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन वलय है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। मैंने बताया था वहाँ पे रेजोनेंस होगा, और मैंने ये भी बताया था कि जो रेजोनेंस है वो कब होगा और कब नहीं होगा। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने बताया था कि अनुनाद की जो पॉसिबिलिटी है वो कब होती है। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज के साथ जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है तो रेजोनेंस होगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके साथ नेगेटिव चार्ज है, और ये सिंगल और डबल बॉन्ड उसके कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ से
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर की ओर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर कम मिल पाएंगे, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कम होगा और ऐसा होने से H+ का जलीय विलयन में मिलना बहुत ही आसान होगा और जो उसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ाएगा। तो यहाँ ये पता चल जाता है इससे कि जो फिनोल है उसके कंपैरिजन में अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो कम होती है, या अपन ऐसे कहते हैं कि फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है वो ज्यादा होगी। अब अपन कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे तो चलो केस हो गया कि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो सीधा सा क्लियर है कि जो फिनोल है उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा हो जाएगी। और यदि अपन बात करें कार्बोक्सिलेट आयन की, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये देखा जाता है कि दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और इसमें भी रेजोनेंस मैंने बताया। जो एल्कोक्साइड आयन की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर, और इस तरह से इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगी। यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे दो अनुनादी संरचनाएं होंगी, इसकी ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गई, दो अनुनादी संरचनाएं हैं इसकी, और दो अनुनादी संरचनाएं होने के कारण इसमें भी रेजोनेंस है। तो यहाँ पे देखो जब हमने बताया था कि इस तरह का जो समतुल्य इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखी जाती है, यहाँ जो रेजोनेंस है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि माइनस चार्ज अधिक विद्युत ऋणीय ऑक्सीजन परमाणु पर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलेट के केस में। तो जिसकी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग की पावर है ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो मजबूती से बंधेगा वो ऑक्सीजन में ज्यादा होगा, वहां पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं। तो यहाँ जो रेजोनेंस है वो कम प्रभावी है और यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो ज्यादा प्रभावी है। तो इस केस में ऐसा होगा कि जो अम्लीय प्रकृति है वो फिनोल की कम हो जाएगी, कार्बोक्सिलेट यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी। अब यहाँ ये चीज तो क्लियर हो गई कि किस तरह से एसिडिक नेचर में कंपैरिजन किया जा सकता है। फिनोल को अपन पढ़ेंगे तो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह किस तरह से इसकी एसिडिक नेचर होती है सारा मैंने आपको बता दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड की किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, क्या उसका एसिडिक नेचर में इफेक्ट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट जो एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये होता है सिर्फ कि अगर वहां पे कोई प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाए, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाए तो उसका अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ये जो टॉपिक है इसको अपन किसमें पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो ये था एसिडिक नेचर जो अल्कोहल के अंदर देखा जाता है, इसके नोट्स वगैरह मैं आपको दे चुका हूं। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। अल्कोहल की बहुत सारी रिएक्शंस देखी जाती है जिससे उसकी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, जिसमें से प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया अपन ले सकते हैं एसिटिलीकरण अभिक्रिया, एस्टिरीकरण अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रमुख रूप से निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन अपन बात करें एसिटिलीकरण अभिक्रिया, तो एसिटिलीकरण एसिटाइलेशन एसिटिलीकरण अभिक्रिया, पहले अभिक्रिया लिखोगे एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एसिटाइलेशन फर्स्ट रिएक्शन, एसिटिलीकरण एसिटिलीकरण अभिक्रिया। देखो एसिटिलीकरण अभिक्रिया अल्कोहल है अपना ये एसिटाइल क्लोराइड, एसिडिक नेचर मींस ये बॉन्ड यहां से जुड़ेगा और ये ग्रुप अपना एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल।
ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्या हो जाएगा आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया प्लस HCl, एस्टर बन गया HCl। ये थी एसिडिकरण जो उसकी एसिडिक नेचर को शो करती है। ओके, नेक्स्ट एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। मतलब एस्टरीफिकेशन के अंदर जब किसी अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ करवाई जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया, तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाई जाती है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यहां से ये H2O निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एस्टर। इस तरह से एस्टर प्राप्त होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया अपन एस्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। ये रिएक्शन होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो किस तरह से ये दो रिएक्शंस हैं जिनसे अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो प्रूव की जा सकती है। और भी रिएक्शंस अपन ले सकते हैं जैसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका आप नोट डाउन कर लोगे, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन। थर्ड रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर आप लिखोगे जब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया CO प्लेट की उपस्थिति में, जब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया CO कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई जाती है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, अलग अलग उत्पाद देते हैं। अगर अपन यहाँ पर बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाएगा। अलग अलग अल्कोहल अलग अलग उत्पाद देंगे। जैसे प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा कीटोन और टर्सरी अल्कोहल बनाएगा एल्कीन। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अलग अलग अल्कोहल अलग अलग उत्पाद देते हैं और इस कारण इस अभिक्रिया का उपयोग अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर डिफरेंस करने में भी कर सकते हैं। जब अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे अंतर किया जा सकता है, इन रिएक्शंस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से डिहाइड्रेशन जो अभिक्रिया है वो अलग अलग अल्कोहल अलग अलग उत्पाद उनमें देता है और ये एक सेपरेशन की रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन अगर अपन देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में भी ये देखा जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो अलग अलग उत्पाद देते हैं। ये वो रासायनिक अभिक्रिया है, ये वो इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जिनसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। थैंक्स।